अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग मेडिकल टॉक विद समन कयूम। मेरे इस शो में आप मिलेंगे हर एपिसोड में एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ जो डिस्कस करेंगे हमारे साथ डिफरेंट तरह की डिजीज़ के बारे में, और फिर हम जानेंगे उनसे कि कैसे बचना है हमने इन बीमारियों से। आज जो हमारी फर्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे हेल्थ केयर इशू के बारे में जो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में 26 मिलियन पीपल्स को अफेक्ट कर सका है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि वो इस डिज़ीज़ से अफेक्टेड हो चुके हैं। दैट इज़ किडनी फेलियर, जिसको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ भी कहते हैं। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं जो इस इशू पे डिस्कस करेंगे वो हैं एक डायलिसिस टेक्नीशियन राहील सर, जो लास्ट 3 ईयर्स से हर्ट्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल रावलपिंडी में अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। आज वो हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो हमारे साथ रीनल फेलियर के ऊपर क्या डिस्कशन करते हैं और कैसे बताते हैं कि हमने कैसे बचना है इस डिज़ीज़ से और अपनी लाइफ को एक हेल्थी लाइफ जो है वो रखनी है। तो चलें आज मिलते हैं सर राहील से और उनसे करते हैं डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर आपसे मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ डायलिसिस? मैडम डायलिसिस जो है एक मेडिकल प्रोसीजर है। जब हमारी किडनी बिल्कुल फेल हो जाती है, काम करना छोड़ देती है, तब इस प्रोसीजर को जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी बॉडी से फ़ालतू नमकियात को, फ़ालतू पानी को और जो है फ़ालतू गंदगी को जो है निकालती हैं। ठीक है सर, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हम डिस्कस हमेशा से यही करते हैं कि किडनीज़ जो है वो सिर्फ गंदगी को निकाल रही है, फालतू पानी को निकाल रही है या नमकियात को निकाल रही है। उसके अलावा किडनी के जो रोल्स हैं या जो फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में कर रही है उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करते। तो उसके अलावा जो उसके रोल्स या फंक्शंस हैं वो थोड़ा सा हमें उनके ऊपर बता दीजिए। सबसे पहले मैडम किडनी के फंक्शंस ऐसे हैं कि किडनी जो है हमारी बॉडी में बेसिकली बहुत सा काम कर रही है, ठीक है, जिसमें वो ब्लड बनाने में बेसिक रोल अदा करती है। कैल्शियम को जो है बॉडी में जो है एब्जॉर्ब करती है ताकि टीथ और बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हों। इसके अलावा मैडम ये हमारी किडनी जो है गंदगी को निकालती है हमारी बॉडी से और ब्लड प्रेशर को जो है रेगुलेट करती है बॉडी करती है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी रीज़न्स हैं या वजूहात हैं जिनकी वजह से किडनी फेलियर हो रहा है आजकल? अगर हमें वो रीज़न्स पता चल जाती हैं तो उनको अगर हम निकाल लेते अपनी लाइफ से तो हम किडनी फेलियर से ख़ुद को बचा सकते हैं। तो क्या रीज़न्स हैं उनको थोड़ा डिस्कस करें। मैडम सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 46% जो है वो शुगर के पेशेंट हैं जिसकी वजह से जो है हमारी किडनी फेल हो जाती है। इसके अलावा मैडम 25% लोग ऐसे हैं जो हाई बीपी की वजह से जिनकी किडनीज़ में इफ़ेक्ट होता है और वो फेल हो जाती हैं। इसके अलावा मैडम वज़न का ज़्यादा हो जाना, क्योंकि जब आपका बॉडी वेट जो है ज़्यादा होता है तो फेफड़े गुर्दों पर जो है बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से है किडनी फेल होने का सबब बन सकता है। क्योंकि जब लोड ज़्यादा पड़ता है तो आपको हाइपरटेंसिव या आप डायबिटिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। इसके अलावा मैडम गैर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, और इसके साथ साथ मैडम किडनी में इन्फेक्शन हो जाना, गुर्दों में रसौलियाँ हो जाना, और इसके साथ साथ मैडम आप देखा जाए पथरी का भी बहुत बेसिकली आप पता है कि आजकल किडनीज़ में बहुत ज़्यादा स्टोन्स का जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है मैडम ये सबब बनते हैं किडनी फेलियर के। ठीक हो गया सर, आप क्योंकि 3 साल से काम कर रहे हैं, डायलिसिस के पेशेंट देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एज का कोई फैक्टर है इसके साथ, फेलियर के साथ, कि कोई स्पेसिफिक एज हो कि उसमें हम कहें कि चांस ज़्यादा है होने का फेलियर और इस एज ग्रुप में ज़्यादा चांस नहीं है, ऐसा कुछ है? मैडम देखा जाए तो आजकल एज जो है स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि चिल्ड्रंस में और जनरेशन्स और इसके साथ साथ यंग जनरेशन्स भी हैं जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। एज मेजरमेंट नहीं करती इसमें, एज स्पेसिफिक नहीं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमें कैसे पता चल सकता है इनिशियल स्टेजेस पे, अर्ली स्टेज पे, कि हम रीनल डिजीज़ के पेशेंट अब हो चुके हुए हैं और आगे अगर हमने इसको ट्रीट ना किया तो करते करते ये प्रोग्रेस करते हुए रीनल फेलियर तक जा सकती है। तो इनिशियली अगर हम डिटेक्ट करवाना चाहते हैं कि हमें रीनल डिजीज़ हो गई है या होने वाली है, तो क्या कोई टेस्ट ऐसे अवेलेबल हैं जिनसे हम इस चीज़ को डायग्नोस करवा सकते हैं अर्ली स्टेजेस पे? मैडम बिल्कुल हैं टेस्ट। सबसे पहले मैडम आप ब्लड टेस्ट की तरफ चले जाएं या अल्ट्रासाउंड की तरफ चले जाएं या यूरोनरी की तरफ चले जाएं। अगर इन टेस्ट को हम करवा लें तो इस बीमारी को बहुत जल्द रोका जा सकता है, ठीक है। और हर हेल्थी पेशेंट को जो है, हर हेल्थी इंसान को जो है साल में 2 मरतबा ये टेस्ट रिपीट करवाने चाहिए। और स्पेशली हाइपरटेंसिव यानी हाई बीपी और डायबिटिक जो शुगर के पेशेंट हैं इनको तो मंथ में 2 मरतबा लाजमी ये टेस्ट रिपीट
रिपीट करवाने चाहिए ताकि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। सर आपको क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा भी है क्योंकि आप इसी डिपार्टमेंट में हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्योंकि इस डिज़ीज़ का अवेलेबल नहीं है, कोई मेडिसिन अभी तक ऐसी है नहीं कि जो अगर आपका रीनल फेलियर हो गया तो आपने वो मेडिसिन ले ली, आपको कह दिया कि 6 महीने खा लो, साल खा लो और फिर आप रिवर्स हो जाएँ और दोबारा से नॉर्मल स्टेज पे आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या ऐसा ट्रीटमेंट जो है वो आप इन पेशेंट को दे रहे हैं, क्योंकि सर्वाइव तो हमने उन्हें कराना है ना, तो सर्वाइव करने के लिए ऐसा क्या ट्रीटमेंट है? मेडिसिन तो अवेलेबल नहीं, तो अल्टरनेटिवली कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो इन पेशेंट्स को आप दे रहे हों कि जिससे ये अपना सर्वाइव कर रहे हों? मैडम बेसिकली 3 तरह के प्रोसीजर्स हैं। जैसे कि देखा जाए आजकल हीमोडायलिसिस हो रहा है, पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है और इसके साथ साथ ट्रांसप्लांट, जो ये 3 चीज़ें हैं, जो 3 ट्रीटमेंट्स हैं जो हम लोगों को दे सकते हैं। अच्छा, बेसिकली मैडम पहले तो हम पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस ऐसी है कि इसकी क्वालिटी इफ़ेक्टिव नहीं है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं हीमोडायलिसिस रेफ़र करते हैं, क्योंकि हीमोडायलिसिस पे पेशेंट्स जो हैं 40 इयर्स तक भी हमने देखा है कि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और पेशेंट अगर अपनी डाइट को अच्छा रख के डायलिसिस करवाए, हीमोडायलिसिस की तरफ चले, तो वो बेसिकली अपनी आम लाइफ गुजार सकता है जैसे आम लोग गुजारते हैं। मैडम हीमोडायलिसिस जो अकॉर्डिंग टू नेफ्रोलॉजिस्ट है वो थ्राइस अ वीक कहा जाता है, पेशेंट के गाइड किया जाता है, लेकिन क्योंकि जो अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं उसकी वजह से पेशेंट्स जो हैं ट्वाइस अ वीक डायलिसिस करवाते हैं। तो इसके साथ साथ मैडम हम ट्रांसप्लांट पे चले जाते हैं। ट्रांसप्लांट जो है मैडम बेसिकली बेस्ट प्रोसीजर है, बेस्ट ट्रीटमेंट है डायलिसिस पेशेंट्स के लिए। ये आप अपनी फैमिली से डोनर लेके आप इसको करवा सकते हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ को अच्छा जो है आगे गुजार सकते हैं। चूँकि मैडम देखा जाए तो अफोर्डेबिलिटी के ऐसे इश्यूज़ हैं कि पेशेंट उस तरफ नहीं जा पाते। सर हमारे एक मोस्ट कॉमन इशू कह सकते हैं या प्रॉब्लम कह सकते हैं कि हम ना सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, डॉक्टर को कंसल्टेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें लगता है हम खुद पता कर सकते हैं कि मुझे ये बीमारी है और मैं ये मेडिसिन ले लूँ, हम खुद के खुद डॉक्टर बने हुए। ओवरडोज हमारी एक आदत बन चुकी है, एक टैबलेट बताई है, हम 1 घंटा आधा घंटा वेट नहीं करेंगे कि अफेक्ट आ रहा है, यानी हम दूसरी टैबलेट ले लेंगे। डॉक्टर को क्या पता है भाई मैंने ले लेनी है, खुद से ले लेनी है। और उसके अलावा हम मिसयूज़ मेडिसिन का कर रहे हैं, जो कि मैंने अब रिसर्चर्स में भी देखा है, अक्सर कोर्स कंटेंट में भी ये पढ़ाया जा रहा है कि ये भी रीनल फेलियर का एक काज बन रहा है। तो कैसे हम इस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं? मैडम सबसे पहले जो आपने कहा कि मेडिसिन का जो मिसयूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है मैडम। चूँकि देखा जाए तो मोस्टली बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो किडनी फेलियर पे आते ही सिर्फ पेन किलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मिसयूज़ करने की वजह से ही आते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर से कंसर्न तो लेते नहीं हैं। तो कौन सी टैबलेट कितने आवर्स के बाद खानी है, कौन सी टैबलेट खानी है, किस बीमारी के लिए खानी है, ये इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इनको गाइडलाइन दी ही नहीं जाती इस चीज़ के लिए। क्योंकि देखा जाए तो फार्मासिस्ट का बेसिक रोल है इसके अंदर कि वो पेशेंट्स को गाइड करें। अब नेफ्रोलॉजिस्ट ही सारी चीज़ों के बारे में गाइड करना शुरू कर देगा तो इतने पेशेंट्स का जो बर्डन है वो उसको कैसे कैरी करेगा, कैसे हैंडल करेगा। तो ये काम है फार्मासिस्ट का, क्योंकि जब कोई भी बंदा फार्मेसी के ऊपर जाता है मेडिसिन लेने के लिए या टैबलेट लेने के लिए, तो उस बंदे को फार्मासिस्ट को गाइड करना चाहिए कि इस गोली को आपने इतने पानी के साथ लेना है, इतने आवर्स के बाद लेना है, और ये किस मौजू के लिए इस्तेमाल की जाती है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली मैडम ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें मैं ज़रूर खुद से भी ऐड थोड़ा सा करना चाहूँगी कि देखिए हमारे डिफरेंट तरह के एक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हर एक का अपना अपना एक रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी इस हेल्थ कम्युनिटी के अंदर, और अगर वो अपनी जॉब या रोल को बहुत अच्छे से अगर परफॉर्म कर रहे हैं उसको, तो मेरे ख्याल में फिर जो हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं हम उन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की काउंसलिंग की जो बात उन्होंने की मुझे बहुत अच्छी लगी कि फार्मासिस्ट अगर फार्मेसीज़ पे बैठे आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आती है तो आप उसे फिल करके पेशेंट को भेज ना दें, कंसल्ट करें कि उसने लेना कैसे है। जो इन्होंने बात की कि पेशेंट को तो ये भी नहीं पता कि कितने पानी के साथ लेना है। मैंने मोस्ट कॉमनली देखा है कि लोग दूध के साथ मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, पानी के साथ नहीं ले रहे हैं, जूसेस के साथ ले रहे हैं, वो आपस में इंटरेक्शन कर जाती हैं और फिर वो इन रिटर्न ऐसे टॉक्सिक मटीरियल्स हमारी बॉडी में या केमिकल्स जनरेट कर लेती है जो कि रीनल फेलियर का बाहिस बन रहे होते हैं या रीनल डिजीज़ का बाहिस बनते हैं। उसके अलावा
1 या 2 घूंट के साथ हम टैबलेट ले लेते हैं, वो टैबलेट डिज़ोल्व ही नहीं होती है उतने से पानी में। हमें ये भी नहीं पता अगर हम पानी ले रहे हैं तो कम से कम 1 फुल ग्लास ऑफ वाटर जो है वो आपने ज़रूर लेना है मेडिसिन के साथ। किस टाइमिंग पे आपने लेनी है, ओवरडोज ना करें। और एक जो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि डॉक्टर ने लिख के दे दिया ना आपको एक दफ़ा ट्रीटमेंट, हम उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते हैं अपनी मर्ज़ी से 6, 7, 8 महीने के लिए। अगर वो कैल्शियम उन्होंने लिख दिया आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, हम बस उसको स्टार्ट करते हैं फिर स्टॉप ही नहीं करते हैं। तो अगर आप इतना ज़्यादा ले रहे हैं एक चीज़ को, एक केमिकल एजेंट को जो आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए, तो अगर उसको पहले से ही गाइडलाइन कर दिया जाए, उसको बता दिया जाए कि आपने सिर्फ इतना टाइम के लिए यूज़ करना है और सिर्फ उतनी ही डोज उसको फार्मेसी से अवेलेबल हो और उससे ज़्यादा डोज दी ना जाए, तो वो इनटेक नहीं करेगा। और अगर नेक्स्ट टाइम वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन फिल अप करने के लिए फार्मेसी पे आता है तो आप कभी भी उसकी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन पे उसको दोबारा से फिल ना करें। आप उसे कहें कि दोबारा से आप डॉक्टर को विजिट करें, कंसल्ट करें, और अगर अब आपको ये चीज़ ज़रूरत है तो हम आपको यहाँ से डिस्पेंस करके देंगे, अदरवाइज़ हम डिस्पेंस नहीं करेंगे। अगर ये सारा कुछ अगर हम फार्मेसीज़ पे एक प्रॉपर एजुकेशन या काउंसलिंग स्टार्ट कर दें मेडिसिन की, तो मैं समझती हूँ सिर्फ रीनल इश्यूज़ नहीं, हम बल्कि और भी ऑर्गन के जो मेजर डिजीज़ हैं या इश्यूज़ हैं उनको स्टॉप कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जो है वो हम लोगों को दे सकते हैं। तो 5-6 मिनट की काउंसलिंग कितने लोगों की लाइफ सेव कर सकती है। तो मेरे ख्याल में अगर फार्मासिस्ट थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो काउंसलिंग में दे दें तो मेरे ख्याल में उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की सेहत जो है ना वो हम उसको अच्छा कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं उनको हम क्रोनिक डिजीज़ से। सर एट लास्ट मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या ऐसे डाइट फैक्टर्स हैं या क्या ऐसी डाइट्स हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में ले आएँ, चेंज कर दें उसको, तो हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं रीनल फेलियर को या रीनल डिजीज़ को, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैडम मैं बताना चाहूँगा कि मुतवाज़न ग़िज़ा, यानी मुतवाज़न ग़िज़ा से मुराद कि आप गलत चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। फ़ास्ट फूड से परहेज़ करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो बेसिकली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है कि लोगों की लाइफ में कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं है, क्योंकि वो खाना खाते हैं और सो जाते हैं और ओवर खाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो आप भी देखती होंगी मैडम, माशरे में आप बैठती हैं, आपको भी तो पता है कि लोग किस तरह ओवर खा जाते हैं और उनको इसको डाइजेस्ट करने का तरीका नहीं पता, खाते हैं सो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। मोटापा भी आ रहा है, आगे आपके साथ जिक्र भी किया कि वज़न की वजह से जो लोड पड़ता है बॉडी के ऊपर। इसके अलावा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें मैडम। पानी जो है ज़्यादा पियेंगे, आपकी किडनी ज़्यादा वर्क करेंगी, डायलिसिस करेंगी, आपकी बॉडी में जो नेचुरल प्रोसीजर है जो ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग्स हैं उसको यूज़ करें, ताकि जो है आपकी किडनी ज़्यादा वर्क करे और उसके ऊपर लोड ना आए, जिससे जो है आप बच सकते हैं डिजीज़। मैडम इसके साथ साथ जो है आप नमक का और चीनी का जो है कम इस्तेमाल करें, अद्वियात को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, अगर करें भी तो डॉक्टर से जो है कंसल्ट लें या फार्मासिस्ट से काउंसल करवा के उस चीज़ को इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मैडम आप ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल करें और सब्ज़ियां और जो है इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें अपनी लाइफ के अंदर, तो जो है आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपका मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, आज आप आए, आपने बड़ी इंफॉर्मेटिव यहाँ पे बातें की, इससे मे भी बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा और उससे अपनी लाइफ को बेटर कर सकेंगे और अपनी किडनी हेल्थ को बेटर कर सकेंगे। एट लास्ट सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि डाइट, जब से हमने अपनी खुराक को कम्प्लेक्स बनाया है तो हम डिजीज़ भी ऐसी कम्प्लेक्स में जाना शुरू हो गए हैं कि जिसका ट्रीटमेंट या तो अवेलेबल ही नहीं है या है तो इतना एक्सपेंसिव है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी हेल्थ बड़ी अच्छी रखें, हम डिजीज़ से बचें, हम एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से बचें, तो हम अपनी खुराक को बिल्कुल सिंपल कर लें। वेजिटेबल्स जैसे सर ने भी कहा, उसको आप जितना ज़्यादा सब्ज़ियां अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं सलाद की फॉर्म में, आपका बंद गोभी है, गाजर है, ठीक है, लहसुन है, प्याज है, सेब का तो सभी कहते हैं कि आप अगर इनटेक करते हैं तो फिर आप डॉक्टर से बचे रहते हैं। तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आएँ, उनको ऐड अप करें। पानी अच्छा पिएँ, पानी जो है वो सिर्फ आपकी किडनीज़ के लिए बेटर नहीं है, आपकी स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको वेजिटेबल बताई वो भी स्किन के लिए बड़ी अच्छी हैं, आपकी स्किन भी बेटर रहती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है उससे बेटर रहती है। तो अपनी लाइफ को आप आसान बनाएं, अपनी डाइट को आसान बनाएं, ताकि आप हेल्दी रहें और बचे रहें आप डिफरेंट तरह की डिजीज़ से। उसके अलावा ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड है ना कि सब्ज़ियाँ हम खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन वो जो आप बहुत ज़्यादा खाते हैं ना वो आप कुक करके खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुक्ड वेजिटेबल्स ना खाएं, या अगर आप बहुत ज़्यादा कुक करके ऊपर मसाले मिर्चियाँ डाल के अगर खा रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं ना। तो आप उसे सिंपल वे में आप सलाद के तौर पर उसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बेटर रिज़ल्ट्स जो है वो मिलेंगे और किडनी हेल्थ
बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी साइलेंट हीरो के तौर पर हमारी बॉडी में काम करते हैं और इन साइलेंट हीरोज़ को बेटर रखना, उनकी हेल्थ पे फोकस करना, ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको अच्छे से मेंटेन करें ताकि आप बच जाएँ रीनल फेलियर से, क्योंकि ये एक इरिवर्सेबल प्रोसेस है। एक दफ़ा हो गया ये रिवर्स नहीं हो सकता और आप दोबारा कभी भी अपने किडनीज़ को दोबारा फंक्शनिंग फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। तो इसलिए अपना भी ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ और डिस्कस करेंगे किसी और डिजीज़ पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।